हेलो दोस्तों, ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम एनवायरनमेंट करंट अफेयर सीरीज का पार्ट 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। इस लेक्चर की पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। आज के जो हमारे टॉपिक होंगे वो हैं क्लीन सीज कैंपेन, कोalition फॉर डिजिटल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी, वकीटाज, भारत का पहला सोलर विलेज और प्रोजेक्ट बाइसन। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है क्लीन सीज कैंपेन। हाल ही में अमेरिका और यूरोपियन कमीशन के द्वारा ऑफिशियली इस कैंपेन को ज्वाइन किया गया है। इसी के चलते ये कैंपेन न्यूज़ में बना हुआ है। यह कैंपेन यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य है कि दुनिया भर में समुद्री कचरे और प्लास्टिक पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए हैबिट्स में, प्रैक्टिसेस में, स्टैंडर्ड्स और पॉलिसीज़ में बदलाव लाना। अभी फ़िलहाल इसके 69 सिग्नेटरीज हैं, जिसमें भारत भी एक है। ये सभी देश दुनिया का 76% से अधिक समुद्री तटरेखा को कवर करते हैं। एक अनुमान के मुताबिक हमारे समुद्रों में हर साल 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट डंप कर दिया जाता है, जिस कारण से ये क्लीन सीज जैसे कैंपेन काफ़ी ज़रूरी बन चुके हैं। आप इन फोटो को देख के भी समझ सकते हैं कि इस तरह के इनिशिएटिव्स क्यों इतने ज़्यादा ज़रूरी हैं। अब हम थोड़ा यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में भी ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। यह एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंटल बॉडी है जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंटल एजेंडा को डेवलप करने और यूनाइटेड नेशंस के सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के एनवायरनमेंटल डायमेंशंस को एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट करने के लिए लगी हुई है। इसे 1972 में यूएन के कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट में फॉर्म किया गया था, जिसे स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर केन्या देश की राजधानी नैरोबी में स्थित है। यह बॉडी अपने प्रोग्राम्स और ऑपरेशंस के लिए सदस्य देशों के वॉलेंटरी कंट्रीब्यूशंस पर डिपेंड करता है। इंडिया भी इसका एक सदस्य देश है। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट असेंबली यूएनईपी की गवर्निंग बॉडी होने के साथ साथ एनवायरनमेंट के क्षेत्र में दुनिया की भी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, जो कि 2 साल में एक बार मिलती है और यूएन के सभी 193 देशों के साथ मिलकर काम करती है। तो इस तरह हमारा क्लीन सीज कैंपेन यहाँ पे कंप्लीट होता है। हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है कोalition फॉर डिजिटल एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी यानी कि कोड्स। हाल ही में इस कोalition ने स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस में डिजिटलाइजेशन के जरिए सोशल और इकोनॉमिकल सस्टेनेबल डेवलपमेंट को गति देने के लिए यानी एक्सेलरेट करने के लिए एक एक्शन प्लान को लॉन्च किया है। यह कोalition 100 से अधिक देशों के 1000 प्लस स्टेक होल्डर्स का एक कोalition है, जिसे यूनाइटेड नेशंस का भी समर्थन प्राप्त है। इस कोalition को 2021 में यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम और फ्यूचर अर्थ जैसे कई डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस ने मिलकर शुरू किया था। इसका उद्देश्य है डिजिटल टेक्नोलॉजीज के डिफरेंट एप्लीकेशंस के जरिए 2030 के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को पूरा करना और क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी लॉस और पोल्यूशन जैसे ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस को हल करने में मदद करना है। कोट्स नाम का ये इनिशिएटिव डिजिटल कोऑपरेशन पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव यानी यूएन सेक्रेटरी जनरल के रोड मैप का एक हिस्सा है। इसके बाद हम स्टॉकहोम +50 कॉन्फ्रेंस जो कि 2022 में आयोजित की गई थी, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल मीटिंग थी जिसको यूएन जनरल असेंबली ने स्टॉकहोम, जो स्वीडन में स्थित है, उसमें जून 2022 में आयोजित की थी विद द सपोर्ट ऑफ केन्या। इसको आयोजित करने का कारण ये था कि 1972 में जो यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट आयोजित की गई थी, जिसके जरिए जो स्टॉकहोम डिक्लेरेशन निकल कर आया था, तो उसके 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में इसको 2022 में आयोजित किया गया था। इस कॉन्फ्रेंस का ऑब्जेक्टिव ये है टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड इनिशिएटिव्स टू प्रोटेक्ट द प्लैनेट फ्रॉम द ट्रिपल प्लानिटरी क्राइसिस और सस्टेनेबल और इंक्लूसिव डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना।
साथ ही साथ जो अभी हाल ही में कोविड पेंडेमिक आया था, तो उससे एक सस्टेनेबल रिकवरी को हासिल करना भी इसका एक ऑब्जेक्टिव था। यूएनईपी यानी कि यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम इस 1972 में जो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, उसका ही एक परिणाम के तौर पर बनाई गई थी। तो इस तरह हमारा स्टॉकहोम प्लस 50 भी कंप्लीट होता है। अब हम जो अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है वकीटाज। वकीटाज एक तरीके का समुद्री जीव होता है जो कि दुनिया के सबसे दुर्लभ जीवों में से एक है और ये डॉल्फिन और व्हेल जैसे सिटेशियन फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी पूरे विश्व में इस प्रजाति के सिर्फ 10 जीव ही बचे हुए हैं, लेकिन हाल ही में जीव वैज्ञानिकों की एक टीम ने ये पाया है कि ये जीव आसानी से लंबे समय तक स्वस्थ रह सकते हैं और जी सकते हैं अगर इनके हैबिटेट के पास इलीगल जो फिशिंग होती है उसको किसी तरह रोक लिया जाए। और वैज्ञानिकों ने साथ में ये भी पाया है कि ये इनब्रीडिंग भी सरवाइव कर जाते हैं। इनब्रीडिंग मतलब जो जेनेटिकली बहुत करीब होते हैं उनके बीच में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो वैज्ञानिकों ने ये पाया है कि ये वकीटाज इनब्रीडिंग को भी सरवाइव कर पाते हैं और उससे भी इन्हें खतरा इतना नहीं है। ये केवल मेक्सिको के पास स्थित कैलिफोर्निया की खाड़ी में ही पाए जाते हैं, जिसको वर्ल्ड्स एक्वेरियम भी कहा जाता है। इनकी पहचान इनकी आंखों के चारों ओर बने डार्क रिंग्स और इनके होठों पे बने डार्क पैचेस से की जाती है। इनका वैज्ञानिक नाम फोकेना साइनस है। आईयूसीएन की रेड लिस्ट में ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में लिस्टेड हैं। इन्हें 1958 में खोजा गया था और इनका दूसरा नाम लिटिल काऊ बिग फिश भी है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो है भारत का पहला सोलर विलेज। अभी हाल ही में मोढेरा जो कि गुजरात का एक गांव है, वो भारत का पहला सोलर विलेज बना है। इसका मतलब है कि वो 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ सोलर एनर्जी पे ही वर्क करता है। इंडिया विश्व का तीसरा सबसे बड़ा कार्बन डाइऑक्साइड एमिटर देश है। भारत ने ग्लासगो जो कि यूके में स्थित है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में स्थित है, उसमें जो पिछले साल COP 26 आयोजित किया गया था, उसमें अपने नए क्लाइमेट टारगेट्स को पंचामृत नाम दिया था, जिनमें से एक टारगेट था 2030 तक सौर और पवन ऊर्जा जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से अपनी एनर्जी डिमांड्स का 50% पूरा करना। मोढेरा गांव गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है और ये अपने सन टेम्पल के लिए भी जाना जाता है। ये सन टेम्पल पुष्पावती नदी के तट पर बना हुआ है, जो कि चालुक्य वंश के राजा भीम प्रथम के शासनकाल के दौरान बनवाया गया था। इससे पहले 2020 में भारत सरकार ने ओडिशा में स्थित कोणार्क सन टेम्पल के भी 100% सोलराइजेशन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया था। इसके साथ भारत का जो सन सिटी कहा जाता है वो जोधपुर जो कि राजस्थान में स्थित है उसे कहा जाता है। तो इसके बाद हम अगला टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है प्रोजेक्ट बाइसन। अभी हाल ही में यूएसए की एक कंपनी ने ये घोषणा की है कि वो एनवायरनमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिमूव करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग प्रोजेक्ट पर काम करेगी। डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग मेथड में एयर को सॉलिड सोर्बेंट या फिर लिक्विड सॉल्वेंट से पास किया जाता है, जो कि एक तरीके का फिल्टर काम करते हैं और CO2 गैस के एटम्स को वहीं रोक लेते हैं और जो साफ हवा है उसको वापस वातावरण में रिलीज कर दिया जाता है। इस कंपनी के अकॉर्डिंग ये जो प्लांट बनाया जाएगा वो 2023 के अंत तक ऑपरेट करने लगेगा। अभी फिलहाल दुनिया में 18 डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग प्लांट्स ऑपरेशनल हैं। इस तरह जो CO2 को कैप्चर किया जाता है उसको हम डीप जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस यानी कि गहरे भूगर्भीय संरचनाओं यानी जमीन के काफी नीचे परमानेंटली स्टोर करके भी रखा जा सकता है और उसको प्रोसेस करके काफ़ी तरीके से यूज़ भी लिया जा सकता है, जैसे कि फूड प्रोसेसिंग या फिर सिंथेटिक फ्यूल बनाने में इसको काम में लिया जा सकता है। इस तरह आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो कि डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग मेथड किस तरह वर्क करता है। सबसे पहले एक बड़ा पंखा हवा को अंदर खींचता है एटमॉस्फेयर से। फिर इसमें जो मैंने आपको बताया था सॉलिड सॉल्वेंट्स और लिक्विड सॉल्वेंट्स जो कि एक मीडियम और फिल्टर का काम करते हैं, वो एयर को फिल्टर करने का काम करते हैं, जिससे CO2 के पार्टिकल्स इसमें ही रह जाते हैं और फिर इस फिल्टर यानी जो ये मीडियम्स हैं इनको गर्म किया जाता है, जिससे कि
जो CO2 इन्होंने कैप्चर की है उसको ये रिलीज कर दे ताकि हम उसको कहीं और स्टोर कर लें, और जो साफ हवा निकलती है उसको वापस एनवायरनमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। तो इस तरह ये डायरेक्ट एयर कैप्चरिंग मेथड काम करता है। जाने से पहले एक क्वेश्चन भी आपके लिए है कि विश्व का सबसे बड़ा विंड फार्म किस देश में लोकेटेड है? इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं, और इसका सही जवाब आपको हमारे इंस्टाग्राम पेज पर मिल जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। आपका इस लेक्चर में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही और भी लेक्चर्स हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले पार्ट में कुछ और करंट अफेयर्स के साथ।